हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्षिता का आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइज, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन से 100% एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करिए, अंत तक बने रहिए, पूरा लेक्चर देखिए, फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आज का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि डेली आपसे कहते हैं कि आप जिसने भी अभी चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। आप अपनी प्रैक्टिस को भी देख सकते हैं कि कैसा आप कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन चल रही है, सही चल रही है कि नहीं, तो ये भी आपका बेनिफिट है। और जो गाइज यूपीएससी की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हों या पीसीएस की, सबकी अदर लिंक्स है, वो अदर चैनल है, दूसरे चैनल है, जो कि आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा करके जुड़ सकता है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, लेक्चर देखते हैं क्या कह रहा है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोड क्या है, उसके बाद ही हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मतलब कि हमें अपनी जो योग्यता है, काबिलियत है, उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हमने कोई स्टेप उठाया है तो हमें ये बिलीव होना चाहिए खुद पर कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, तुम ये कर सकते हो। तो अगर ये चीज़ है आपके अंदर, ये फीलिंग है आपके अंदर, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो, देन आपको क्या है, मंजिल पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। कभी ना कभी, हाँ, एक दो बार आप अगर असफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने पर भरोसा रखिए और लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए, लगे रहिए, और आप क्या करेंगे, एक ना एक दिन आपको अपने मंजिल पर ये पहुंचा कर ही रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए किसके द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 2021 के लिए किसके द्वारा हाल ही में प्रदान किया गया? तो किसने इसको प्रदान किया? राष्ट्रपति के द्वारा दिया है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो जो राष्ट्रपति भवन है नई दिल्ली में, वहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर? और टोटल देखा जाए तो कितने महिलाओं को ये प्रदान किया गया है? 29, टोटल 29 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में। जो उन्होंने, उनके जो असाधारण कार्य हैं, उत्कृष्ट कार्य हैं, और जो विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो टोटल जो है इसमें देखा जाए तो 2000 कुल 28 पुरस्कार थे, जिनमें जो 2020 और 21 के देखा जाए तो 14 पुरस्कार शामिल थे। 2020 में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो 2020 का समारोह था वो 2021 में कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको एक साथ दिया गया है। और देखा जाए तो इसमें जो नारी शक्ति पुरस्कार है, ये किसकी पहल है? नारी शक्ति पुरस्कार किसकी पहल है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की। किसकी पहल है? एक मिनट लिख दे रहे, ये जो पुरस्कार है किसकी है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की क्या है? पहल है। क्लियर हो गया होगा। जो क्या करता है, ये दो श्रेणी में देता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में एंड सेकंड आपका क्या है? संस्थान। तो ये जो पुरस्कार है ये व्यक्ति और संस्थान द्वारा जो वो मतलब उनके जो असाधारण योगदान होते हैं उनके लिए ये प्रदान किया जाता है। और महिलाओं को क्या करना है, समाज में उनके महिलाओं को गेम चेंजर और समाज में जो सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में ये मनाया जाता है, और इसी के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर ये क्वेश्चन हो गया होगा। और इसमें ये जो पुरस्कार है ये कब से स्टार्ट हुई थी? 1999 में, और इसमें दिया क्या जाता है? 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है।
2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और इसमें जो इसे यह पुरस्कार दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, जो 25 ईयर्स प्लस हैं, 25 वर्ष से अधिक की आयु वाली जो महिलाएं हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस मंत्रालय के द्वारा 7 मार्च 2022 यानी 7 मार्च 2022 को समर्थ अभियान, कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, समर्थ अभियान। तो ये समर्थ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये लॉन्च किया गया है MSME के द्वारा, MSME के द्वारा। अभी कल भी इस MSME से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, अभी रिवीजन करा दे रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि MSME मंत्री कौन है। अभी कल मैंने इसको बताया था, तो कौन है, नारायण राणे। क्लियर। तो ये जो MSME मिनिस्टर है नारायण राणे, इन्होंने ही किसके लिए ये जो समर्थ अभियान है किसके लिए लॉन्च किया है, महिलाओं के लिए। किसके लिए लॉन्च किया है, महिलाओं के लिए ही लॉन्च किया है, और महिलाओं के लिए लॉन्च किया। और ये जो अभियान है, समर्थ अभियान है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये उद्यमिता, एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन है, एक उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है, जो क्या है, समर्थ अभियान। समर्थ अभियान कैसा, उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। तो ये महिलाओं के लिए ये लॉन्च किया गया है। और जो महिलाओं के लिए समर्थ उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान लॉन्च किया गया है, ये जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसी समारोह के एक भाग के रूप में इसको स्टार्ट किया गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो MSME मिनिस्ट्री है, ये जो मंत्रालय है, ये अपनी योजनाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, महिलाओं के बीच उद्यमिता की संस्कृति को विकसित किया जा सके, इसके लिए वो लगातार क्या कर रहा है, प्रयास करते चला आ रहा है। तो समर्थ जो है, ये जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है समर्थ, इससे होगा क्या, महिलाओं के लिए तो स्टार्ट कर दिया गया, तो इससे महिलाओं को क्या होगा, तो महिलाएं इससे, इस अभियान से क्या करेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और उन्हें क्या किया जाएगा, स्वतंत्र बनाएगा। ये अभियान जो है, समर्थ अभियान जो है, ये महिलाओं को आत्मनिर्भर और सेकंड क्या है, स्वतंत्र बनाएगा। इसके तहत क्या होगा, जो MSME मंत्रालय है वो उसके द्वारा जो आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम होगा, उसमें 20% जो सीट होगी वो महिला उद्यमियों के लिए क्या की जाएंगी, आवंटित की जाएंगी। कितने परसेंट सीटें, 20% सीटें। क्लियर। जिससे क्या होगा कि 2022-23 में अबाउट 7500, लगभग 7500 महिलाओं को, यानी 7500 महिलाओं को इसमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। उम्मीद है अब क्लियर आपको हो गया होगा। मतलब कि कौशल विकास संबंधी क्षेत्र में, अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो कौशल विकास संबंधी क्षेत्र में 20% सीट्स जो होंगी वो महिला के लिए रिजर्व रखी जाएंगी, और इससे महिलाओं को क्या होगा, वो स्वतंत्र होंगी, स्वरोजगार उनको मिलेगा, और इससे वो क्या होंगी, आत्मनिर्भर होंगी। क्लियर हो गया होगा। अभी कल मैंने बताया था कि संभव और स्वावलंबन योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो MSME के द्वारा स्टार्ट की गई। तो वो अभी कल मैंने डिस्कस किया था, जिसने नहीं देखा है जाकर के लेक्चर को देख सकता है। सेकंड, एक और भी मैंने डिस्कस किया था, कल ही के उसमें डिस्कस किया था, लेकिन ये और भी पहले की करंट का न्यूज़ है। रैम्प, RAMP, तो रैम्प किसका, ये भी MSME का है। तो ये सब एक साथ लिखे रहिए, और इम्पॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा जरूर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018-19 में और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चलिए देख लेते हैं किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, NDMC मीन्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ये क्या है, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ। ये जो है, जिसको मैंने अभी बताया है कि ये क्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, ये क्या है, देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो किसके तहत आता है, ये किसके तहत आता है, इस्पात मंत्रालय के तहत। इस्पात
मंत्रालय के तहत। तो इसी को क्या किया गया है 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में फर्स्ट पुरस्कार इसे प्रदान किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसे 2019-20 के लिए भी क्या मिला है, इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार भी इसको मिला हुआ है। और ये जो पुरस्कार समारोह ये आयोजित कहाँ किया गया है, एक मिनट, ये आयोजित कहाँ किया गया, तो ये आयोजित किया गया है मदुरई में। ये पुरस्कार जो है मदुरई में आयोजित किया गया है। और देख लेते हैं इसमें और भी क्या फैक्ट है। तो इसमें जो केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं उनका नाम भी जानना जरूरी है। कौन है, तो उनका नाम है श्री रामचंद्र प्रकाश सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह। इन्होंने किसको, जो एनडीएमसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, जिसका क्या नाम है, सुमित देव। इसके जो प्रबंध निदेशक हैं और अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुमित देव। इन्हीं को ये सम्मान जो हमारे इस्पात मंत्री हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, उन्हीं के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये जो एनडीएमसी है ये क्या है, तो ये मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि इस्पात मंत्रालय के तहत आती है, अंतर्गत आती है। तो इस्पात मंत्रालय के तहत ये क्या है, एक नवरत्न कंपनी है। ये क्या है, एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है और भारत सरकार का सबसे अधिक लाभदायक सार्वजनिक उपक्रमों में से ये एक है। यह क्या करती है, पर्यावरण के अनुकूल जो है, पर्यावरण के अनुकूल ये क्या है, एक खनन कंपनी है और भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है आपका हैदराबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी, एनएमडीसी, ये आपका क्या है, एनएमडीसी है, यहाँ गलत हो गया, एनएमडीसी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एनएमडीसी। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1958 यानी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, किस संस्थान में 7 मार्च 2022 को सुपर कंप्यूटर परम गंगा, पहले ये पूछ सकता है कि व्हाट इज परम गंगा क्या है, तो परम गंगा क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। तो 7 मार्च 2022 को सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया, कहाँ पर, किस संस्थान में किया गया, तो आईआईटी रुड़की। कहाँ पर किया गया, आईआईटी रुड़की में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं, तो ये जो आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया है, तो पहले देख लेते हैं किसके द्वारा ये संचालित किया गया है, सबको ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक एनएसएम, एक मिनट, एनएसएम का मतलब नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, यानी कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसको क्या किया गया है, MEITY, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और किसके द्वारा, डीएसटी का मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको संचालित किया गया है। और सीडैक और जो भारतीय विज्ञान संस्थान है उसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। कंफ्यूज हुए होंगे आप सभी, एक मिनट, मैंने क्या कहा कि ये जो आपका परम गंगा स्थापित किया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय क्या है, सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। तो इसको क्या किया गया है, MEITY, जिसका मैंने फुल फॉर्म क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्लियर। डीएसटी का मतलब क्या हुआ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो इन दोनों के द्वारा इसको क्या किया गया है, संयुक्त रूप से संचालित किया गया है, किसको, परम गंगा को। क्लियर। संचालित इन दोनों के द्वारा किया गया और कार्यान्वित किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सीडैक का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्लियर। और किसके द्वारा, IISc मतलब कि भारतीय विज्ञान संस्थान, इसके द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपको।
तो ये जो IIT रुड़की में इसको स्थापित किया जा रहा है, तो ये जो परम गंगा है इसको मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर, IIT रुड़की में मेड इन इंडिया जो है पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को इंस्टॉल किया गया। और ये जो IIT रुड़की के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन है जिनका नाम क्या है, BVR मोहन रेड्डी, इन्होंने ही इसको क्या किया, इंस्टॉल किया। तो ये कौन किया डजेंट मैटर, उसको छोड़ सकते हैं आप लोग, स्किप कर सकते हैं। ये देख लेते हैं कि इसकी जो सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। तो 1.66 PFLOPS मतलब पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकेंड पर सेकेंड। क्लियर। तो ये इसकी क्या है, सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। और इसको जो है परम गंगा को इसको NSM नेशनल सुपर कंप्यूटिंग के तहत तैयार किया गया है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी क्या किया गया है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने सुपर कंप्यूटर अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक परम प्रवेगा करके बताया था, परम प्रवेगा करके भी एक बताया था, ये भी सुपर कंप्यूटर है। तो ये दोनों एक साथ लिखिएगा कि परम गंगा और क्या है, परम प्रवेग, ये दोनों। तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया। एक परम प्रवेगा है जिसको अभी क्या हुआ है कि पिछले महीने की न्यूज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इसको क्या किया, सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को इंस्टॉल किया था। और यह देश का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, जिसमें कौन सा, परम प्रवेगा की बात कर रहे हैं कि ये क्या है कि सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है देश का, जिसमें 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। और हाँ, कुछ और फैक्ट्स आप जान लीजिए कि जो भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है, विजय पांडुरंग भटकर। क्या नाम है, विजय पांडुरंग भाटकर। ये भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। और अगर बात करें कि जो क्या नाम है इनका, अगर ये तो भारत के मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर यही पूछ ले क्या पूछ ले कि जो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक, अगर ये विश्व में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो उनका नाम है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, SAMOUR, सेमूर ग्रे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। और इसका उद्देश्य क्या, पर्पज क्या है, ये जो परम गंगा है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि 70+ सुपर कंप्यूटर को तैयार करना। और ये जो NSM है, मैंने बताया NSM के तहत इसको परम गंगा को तैयार किया गया है। तो जो NSM है इसकी स्थापना, यानी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, 7 साल के लिए, कि 2022 तक ये चलेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा CDAC पुणे के द्वारा। और अभी IIT रुड़की से एक और क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आपको कुछ दिन पहले कि इसके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, वो ऐप, उस ऐप का क्या नाम है, किसान ऐप। किसके लिए, और ये कहाँ लॉन्च किया गया था, उत्तराखंड में। किसके लिए, किसानों को मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए। आई होप सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखिए, ये है आपका परम गंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट डिस्कस करते हैं। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये ऊंट आप लोगों को दिख रहा होगा, देख लिया आप लोगों ने। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया, बीकानेर। कहाँ पर, बीकानेर में। ये 3 दिवसीय ये महोत्सव चलता है, 3 दिन तक ये चलता है। और इसमें क्या किया जाता है, ऊंट को सजाया जाता है। तो उसी सजाने को लेकर के प्रतियोगिता का आयोजन होता है। ऊंट को सजाने को लेकर के इसमें क्या होता है, यानी ऊंट पर क्या किया जाता है, चित्रकारी की जाती है, जिसको उस्ता कला कहते हैं। ऊंट पर चित्रकारी करने को उस्ता कला कहते हैं। और ये कहाँ मनाया जाता है, सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, बीकानेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
और इसमें जो क्या होता है कि पर्यटन विभाग जो प्रतियोगिता में विजेता होते हैं, यानी जो ऊँटों विजेता बने ऊँटों को पुरस्कार भी दिया जाता है। तो फर्स्ट जो है लक्ष्मण राम ने पहला, इमरान खान ने सेकंड एंड गोधू राम ने थर्ड पुरस्कार जीता है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि ये कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, ऊँटों, जिसमें ऊँटों से नृत्य कराया जाता है, ऊँटों से नृत्य कराया जाता है, ऊँटों का नृत्य। ये है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ महोत्सव देख लेते हैं, जैसे कि मरु महोत्सव भी कहाँ होता है, राजस्थान के जैसलमेर में ही, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वायु शक्ति 2022 जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ, पोखरन में हुआ है। और राजस्थान का क्या है, एक पुष्कर मेला है राजस्थान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के नेशनल पार्क की बात करें तो आपका जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव जिसको घाना नेशनल पार्क भी कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें राजस्थान के तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसमंद, रामगढ़ विश्वधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 7 मार्च 2022 को किसके साथ मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान स्टार्ट किया है। कौन सा अभियान, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ये स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो महिला और विकास मंत्रालय ने इसको अकेले नहीं, तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, किसके साथ मिलकर के, तो एक तो महिला बाल विकास मंत्रालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड किसके साथ इन्होंने स्टार्ट किया है, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। और यूनिसेफ के जो हेड है वो कौन है, कैथरीन रसेल, ये ध्यान रखना है, कैथरीन रसेल, इंपॉर्टेंट है ये। और महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। तो इन सभी ने क्या है, संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो ठीक है, ये किसने किसने स्टार्ट किया ये क्लियर हो गया आपको। अब ये देखते हैं कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव है क्या, एक्चुअली ये है क्या। तो इसका जो पर्पज़ है, इसका जो उद्देश्य है, वो जो स्कूली किशोरियाँ होती हैं, स्कूली किशोरियाँ, आप एज लिख लीजिए 11 से 14 वर्ष, 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं, छात्राएं हैं, जो क्या कर चुकी हैं, अपनी शिक्षा को छोड़ चुकी हैं, जो अपनी शिक्षा को, एजुकेशन को छोड़ चुकी हैं, उन्हें क्या करना है, वापस उन्हें औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या करना है, वापस लाना है। औपचारिक शिक्षा या कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए ये आपका अभियान स्टार्ट किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे होगा क्या, तो जो 11 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियां होंगी उनके नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से ये की गई है स्टार्ट। क्लियर हो गया होगा। और ये जो पहल है, इसका उद्देश्य जो है, स्कूली लड़कियों के लिए क्या करना है, व्यापक प्रणाली पर काम करने के लिए जो मौजूदा योजनाएं चलाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोर लड़कियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनका क्या करना है, निर्माण करना है। इनका क्या करना है, निर्माण करना है। यानी इस अभियान को, जो महिला और विकास मंत्रालय की परियोजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के एक हिस्से के रूप में इसको लागू किया जाएगा। जो सरकार का लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का, कि क्या है इसका लक्ष्य, कि इसके तहत जो सभी राज्य हैं उनके 400 डिस्ट्रिक्ट्स को में, यानी कि 400 जिलों को स्कूलों में किशोरी लड़कियों के नामांकन के लिए परिवारों को संवेदनशील बनाना है। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी कुछ क्वेश्चन और, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट की गई थी, 22 जनवरी 2015 से। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, किस राज्य में, केरल की है। न्यूनतम कहाँ पर है, बिहार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो कौन बनी है देख लेते हैं। तो उनका क्या नाम है, प्रियंका नुटक्की। थोड़ा अजीब सा नाम है बट कोई नहीं, हमको क्या देखना है कि कौन बनी है, प्रियंका नुटक्की। ये कितने साल की है, 19 ईयर्स की हैं, 19 साल की हैं। ये 23rd नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, जिसका क्या नाम है, प्रियंका नुटक्की।
और ये जो है इन्होंने MPL की जो 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया था, जो है विमेन ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था। और भारत की ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। और ये कहाँ की हैं प्रियंका नुटक की? ये हैं आंध्र प्रदेश की ये हैं। ये भी आपको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा है, वहाँ पर ये रहती हैं। और इन्होंने अपना 2019 में पहला विमेन ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। गाइस, सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करिए तुरंत, और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए। और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका में सम्मानित, चलिए ये देख लेते हैं। हाथी पर एक क्वेश्चन आ गया। श्रीलंका में सम्मानित भारतीय हाथी का निधन हो गया। एक हाथी है जिसको श्रीलंका में सम्मानित किया गया है, उसका क्या नाम है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका में जो सम्मानित हाथी है, भारतीय हाथी, उसका क्या नाम है? नंडुन गमुआ राजा। इसका क्या हुआ है? अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसका क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसीलिए हमें सबको डिस्कस करते हुए चलना है। ये इसका निधन जो हुआ है 69 ईयर, 69 साल के एज में इसकी डेथ हुई है। और ये जो है इसके बारे में कहें तो ये श्रीलंका के उन चुनिंदा हाथियों में शामिल था जो, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान से सुनिएगा, जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं, गौतम बुद्ध के अवशेष वाले पिटारे को ये क्या करता था, वार्षिक झांकी के टाइम, जब वार्षिक झांकी निकलती है तो उस टाइम ये पवित्र बौद्ध मंदिर तक ये क्या करता था, ले जाता था। क्या ले जाता था? बुद्ध के अवशेष को ले जाता था। और इसको ले जाने के लिए उस हाथी को कैंडी हिल रिसोर्ट तक ले जाने के लिए 90 किलोमीटर की यात्रा करनी होती थी। और इसका जन्म जो है ये कब हुआ था? 1953 में कहाँ हुई थी? मैसूर। कहाँ हुई थी? 1953 में मैसूर में हुआ था। और इसको नांडू गमुआ विजया राजा को, इसका पूरा नाम है नंडुन गमुआ विजया राजा को नांडू गमुआ राजा के नाम से जाना जाता था। और ये श्रीलंका का क्या है? सबसे बड़ा पालतू हाथी था। और इसके पास जो भगवान बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष हैं उनको ले जाने का रिकॉर्ड इसके पास था, नंडुन गमुआ विजया राजा को। क्लियर? और ये जो श्रीलंका में बौद्ध के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। और रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो ये जो है राजा उन 2 हाथियों में शामिल था जिसे मैसूर के एक राजा थे, उन्होंने श्रीलंकाई मूल के चिकित्सक मोंक को उपहार में दिया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए 8 मार्च 2022 को किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो कौन से प्रोडक्ट को इसने लॉन्च किया है? क्या नाम है इसका? यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे इसको लॉन्च किया है। तो देखा जाए तो हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस फीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं। फीचर फ़ोन जैसा कि ऐसा हम लोग पहले यूज़ करते थे, ये देख सकते हैं जैसा कि आप लोग इमेज में। तो ऐसे करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अभी भी क्या करें, इस फीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं। और देखा जाए तो अधिकतर कहाँ पर? ग्रामीण इलाकों में ऐसे रहने वाले लोग हैं जो क्या करते हैं, महंगा स्मार्टफोन तो नहीं खरीद पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए इस फीचर फ़ोन का यूज़ करते हैं। और ये अब क्या है, तो अब क्या होगा, ये विकसित कर देने से, लॉन्च कर देने से अब क्या है कि वो क्या करेंगे, जो फीचर फ़ोन यूज़ करते थे वे भी यूपीआई पेमेंट अब कर सकते हैं। यूपीआई मैंने नाम लिया तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? मैंने बताया था नेपाल। और भीम अपनाने वाला भूटान। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि यूपीआई पेमेंट, जिसका क्या नाम है? यूपीआई 123 पे। ये ध्यान रखना है क्या नाम है इसका। तो ये अगर देखा जाए तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? ये भी आपको पता होगा, शक्तिकांत दास। तो इन्होंने ये स्टार्ट की है यूपीआई 123 पे। इसमें 4 तकनीकें अपनाई गई हैं। 4 तकनीकें अपनाई गई हैं। कौन सी 4 तकनीकें अपनाई गई हैं? तो वो जैसे है कि IVR
IVR। IVR मतलब फ़ोन से मौखिक निर्देश। सेकंड क्या है, ऐप जैसे कार्य इसमें दिए गए हैं। थर्ड क्या है, नज़दीक से आवाज़ के आधार पर भुगतान कर सकता है बंदा। एंड क्या है, मिस्ड कॉल का तरीका। तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, डिजिटल भुगतान सिस्टम पिछले साल दिसंबर में फीचर फोन के लिए घोषणा की थी। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब अपने, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अब क्या होगा कि बिना इंटरनेट के ही, बिना इंटरनेट वाले फ़ोन से भी ये क्या करेंगे, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं सामान्य फ़ोन से। कहने का मतलब सिंपल सा यही है जो RBI ने इसकी घोषणा की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, किस राज्य ने मार्च 2022 में नॉन मुधल वन योजना, नाम थोड़ा टफ है, नॉन मुधल वन योजना स्टार्ट की है? तो ये किसने स्टार्ट की है? तमिलनाडु ने स्टार्ट की है। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन, उन्हीं ने ही स्टार्ट किया। अभी मैंने इनके बारे में बताया था कि पिछले हफ्ते शायद किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। इन्होंने अभी अपनी क्या था उसका नाम, क्या था, एक मिनट, इसका नाम था जो इन्होंने अपनी लॉन्च की थी, उसका नाम था उंगलिल ओरुवन, उंगलिल ओरुवन। तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल हम लोग कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? नॉन मुधलवन योजना, ये तमिलनाडु ने स्टार्ट की है। तो ये है क्या, उन्होंने स्टार्ट की है, तो ये जो होगा ये 10 लाख छात्रों को कवर करेगा। ये योजना क्या है, 10 लाख छात्र को कवर करेगा। किसके लिए? कि उनके कौशल और प्रतिभा को बेहतर बनाने में। 10 लाख छात्रों को उनके कौशल और प्रतिभा को बेहतर बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या होगा कि ये उन्हें क्या करेगा, उनके ज्ञान को विकसित करेगा और जो शैक्षिक पाठ्यक्रम होंगे उनका हिस्सा बनने में भी हेल्प करेगा। जो वो क्या करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनके लिए ये मदद करेगा। तो ये क्या, ये जो नई परियोजना है वो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस के छात्र के साथ ही साथ तमिलनाडु के जो युवा जनरेशन है उनके लिए न केवल उनकी पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी सफल होने के लिए कौशल विकास और मार्गदर्शन कार्यक्रम भी साबित होगा। तो नॉन मुधलवन योजना क्या है? एक साल में 10 लाख युवा का क्या करना है, कौशल विकास करना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तमिलनाडु में एक मंदिर है, फेमस है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, जो कि चोल वंश के शासक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और तमिलनाडु में जैसे जल्लीकट्टू है, पोंगल है, थाईपुसम है, केप फेस्टिवल है, तो ये सब ध्यान रखना। ये सब कहाँ के हैं? तमिलनाडु के ही हैं। चलते हैं आज कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या था? स्टडी इन इंडिया में 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ढाका, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 मार्च। किस मंत्रालय के द्वारा 2022 में 2 विशेष पहल संभव और स्वावलंबन की शुरुआत की गई? MSME, अभी मैंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है ICC महिला विश्व कप के 6ठे सीजन में शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? मिताली राज। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया? तो श्रीलंका और भारत के बीच क्या है? स्लाइनेक्स है, जिसका 9वां संस्करण इस बार किया गया। माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद। इसके द्वारा टोटल 4 की जा चुकी हैं, जो हैदराबाद में करेगा सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, ये भी ध्यान रखना है। दूरसंचार विवाद निपटान का अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नियुक्त किया है? जस्टिन DN पटेल को नियुक्त किया गया है। फसलों को बीमारी से बचाने के लिए किस संस्था के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है? IIT कानपुर के द्वारा। एनुअल इंडिया सोलर मार्केट अपडेट रिपोर्ट 2021 Q4 के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में कितने गीगावाट सौर क्षमता स्थापित की है? तो 10 गीगावाट। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। शीज फायर शब्द जो कि चर्चा में है, क्या होता है? कल मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको समझा दिया था। ये देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, बिना इंटरनेट वाले फ़ोन से भी सारे मैंने न्यूज़ यहाँ कवर कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये देखिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, नारी शक्ति पुरस्कार। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
तो चलिए कल फिर सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।